अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, खिते की सूरत हाल कशीदा है। खाम तेल $100 फ़ी बैरल की सतह क्रॉस कर चुका है। बाबुल मंदब बंद हो चुकी है, लेकिन इस तमाम तर क्रिटिकल सूरत हाल के बावजूद बाबुल मंदब से किस मुल्क के 2 जहाज़ गुजरने में कामयाब हुए हैं, इसकी क्या वजह है? दूसरी तरफ क्रिटिकल सूरत हाल के पेश नज़र डेली बेसिस पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और अब तक गुज़श्ता 4 दिनों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। और आज मज़ीद क्या पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफा होगा या नहीं? अगर इजाफा होगा तो मुमकिन तौर पर पेट्रोल और डीज़ल फ़ी लीटर कितना महंगा होंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि डेली प्राइसिंग फार्मूला ऑयल और मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स के लिए किस हद तक चैलेंजेस रखता है और किस हद तक उनके लिए अट्रैक्शन है, और डीलर्स को कहाँ कहाँ कंसर्न है, और कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां डीलर्स को कैसे बाजू मरोड़ रही हैं। तो हुकूमत या रेगुलेटर क्या इसके अंदर भी अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ आपको बताएंगे नाज़रीन कि पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। ये रिफाइनरी क्रिटिकल हालात के अंदर भी उसने कौमी ख़जाने के अंदर कैसे रिकॉर्ड 80 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाया, किस तरीके के साथ उसका जो ऑपरेशन की परसेंटेज थी, जो उसकी अवेलेबिलिटी का फैक्टर था, उसका ऑपरेशन था, वो साल में कितने परसेंटेज पर रहा, उस पर भी बताएंगे। और इसके साथ एक कंपैरिजन करेंगे कि अमेरिका जिसने इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट को एक जंग में उलझा दिया है, सब मुल्कों की तेल की एक्सपोर्ट मुतासिर हुई है, जहाँ पर हमने पहले आपको बताया था कि अमेरिका बिलियन डॉलर्स का इजाफी तेल फ़रोख्त करने में कामयाब हुए, वहीं पर उनकी ऑयल रिफाइनरीज 96% पर चलने आजकल कैसे चलने में कामयाब हुई हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद खालिद मुस्तफ़ा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, डेली प्राइसिंग फार्मूला इम्प्लीमेंटेशन जारी है। अली परवेज़ मलिक साहब और हुकूमत बहुत मुतमिन और खुश है कि उन्होंने कि आवाम के बेहतरीन मफाद में बड़ा ज़बरदस्त स्टेप किया है। अब आवाम के साथ कोई नजायज़ मुनाफाखोरी नहीं हो रही, कोई होर्डिंग नहीं कर रहा और आवाम पर ज़्यादा दबाव भी नहीं डल रहा, और डेली बेसिस पे खामोशी से कीमतें बढ़ रही हैं, और ये एक अच्छा मॉडल है। लेकिन उसके ऊपर हमने क्वेश्चन उठाया था कि जो 7 दिन की एवरेज प्राइस का एक बेंचमार्क है, जिन मुल्कों में डेली बेसिस पे प्राइसिंग होती है वहाँ पर ये 7 दिन की एवरेज प्राइस नहीं ली जाती, तो इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। लेकिन डीलर्स को कुछ कंसर्न आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डीलर्स के पास डेली पेट्रोल पंप पर स्टोरेज मौजूद है, वो तो डेली मुनाफा बना रहे हैं। ओएमसीज़ डीलर्स ओएमसीज़ के रवैये से परेशान हैं कि प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन जब उन्हें पता है कि सबको कि डेली कीमत बढ़ रही है, उनको सप्लाई नहीं मिल रही। ओवरऑल मार्केट में डीलर्स को, ओएमसीज़ को चैलेंजेस क्या है और कंज्यूमर के लिए क्या इसके अंदर फ़ायदा है। और इसके साथ ये ज़रूर ऐड कीजिएगा कि क्या आज पेट्रोल बढ़ेगा, कि कीमत पेट्रोल की बरकरार रहेगी, रिलीफ तो मिलता दिखाई नहीं दे रहा, तो ये क्या मुमकिन तौर पर सिनेरियो होगा? बट सब पहले यूँ हुआ करता था कि जब मंथली बेसिस पे पेट्रोलियम प्राइसेस अनाउंस होती थी, उसके बाद फोर्टनाइटली बेसिस पे हुआ, फिर वीकली बेसिस पे हुआ, तो जिस दिन प्राइसेस बढ़नी होती थी या लोग एंटिसिपेट कर रहे होते थे कि बढ़ना है, तो फिर आप देखा करते थे कि लाइनें लगी हुई हैं, मोटर बाइक्स की लगी हुई हैं, 4 व्हीलर्स की लाइनें लगी हुई हैं कि यार पहले भरवा लें क्योंकि कीमतें बढ़ने वाली हैं। और फिर होता क्या था कि जो पेट्रोल पंप वाले थे वो भी कहते थे जी कि शॉर्टेज हो गई है। वो हालांकि उनके पास तेल होता था, वो इंतज़ार कर रहे होते कि रात के 12 बजे तो हमारे पास जो स्टोर्ड है, जो हमने सस्ता लिया हुआ है, वो उसकी कीमत अचानक बढ़ जाएगी तो वो हमें उतना फ़ायदा हो जाएगा। तो वो ये सारे पहले होते थे। लेकिन जब से ये प्रोसेस शुरू किया है गवर्नमेंट ने कि जी डेली बेसिस पे जो प्राइसिंग जो होगी वो डिटरमिन होगी और आग्रह करेगा, इसमें हमारा लेना देना कोई नहीं है, स्वाय पेट्रोलियम लेवी के, कार्बन लेवी के और कस्टम ड्यूटी के, तो वो रोज़ बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब रोज़ की बेसिस पे कीमतें बढ़ रही हैं।
लेकिन ये है कि जो हैसल नहीं है, पैनिक नहीं है, क्योंकि उन्हें ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा कि ये कीमतें कितनी बढ़नी है। और चूँकि ट्रैजेक्टरी हायर साइड पे है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के हार्मोस क्राइसिस जो है डे बाय डे वर्सन होता जा रहा है और बाबुल मंदब की वजह से ज़्यादा वर्सन हो रहा है इशू, ज़्यादा कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं, जैसे कि आपने फरमाया कि $100 के बैरल को क्रॉस कर दी हैं। इसके बारे में बताएंगे कि ये प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं, लेकिन चूँकि ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं हर रोज़ और ये बढ़ती रहेंगी ऊपर की तरफ, तो ये इंक्रीमेंटल इंक्रीजेज़ आ रही हैं। अगर मैं देखूं भट्टी साहब, अगर हमें कहा जाए जी कि एक हफ़्ते में कितनी इंक्रीज़ अगर हफ़्ते की बेसिस पे करते तो 67 रुपये 23 पैसे का इजाफा जो है ना अब तक हो जाता। तो अगर इस फ्राइडे को अगर फ्राइडे के बेसिस पे करते तो 67 रुपये 23 पैसे का इंक्रीज़ जो था, और जो पेट्रोल का जो है 32 रुपये का इंक्रीज़ आता, तो लोगों की भी चीखें निकल जानी थी। गवर्नमेंट को भी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा अपसेट होना था। गो के वो अभी भी सफ़र कर रही है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा। शहबाज गवर्नमेंट इस फार्मूले की वजह से, चूँकि हर रोज़ प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसकी वजह से उनकी जो है ना पॉलिटिकल जो उनको एक कास्ट पे करनी पड़ रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर भी हो रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि होर्डिंग नहीं हो रही। पहले OMCs भी इन्वॉल्व होती थी होर्डिंग में, पेट्रोल पंप्स भी इन्वॉल्व होते थे होर्डिंग में, और उस वजह से जो थे ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते थे। और आपने देखा होगा कि FIA को भी आना पड़ा सामने, और उन्होंने इस पे अपनी जो है ना तहकीकात भी की हैं। तो इस तरह भट्टी साहब आज का अगर मैं देखूं तो डीज़ल की जो प्राइस है भट्टी साहब एक्सपेक्टेड है कि आज रात को 3 रुपये 62 पैसे जो है ना डीज़ल का इंक्रीज़ होगा। और जो पेट्रोल का है भट्टी साहब वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कितना होगा। वो होगा प्लस है मेरे ख्याल में, वो 4 रुपये 40 पैसे का इंक्रीज़ है। तो ये सूरत हाल है भट्टी साहब। लेकिन चेंज का कोई रास्ता नहीं निकल सकता, डेली ही मतलब कि अब गवर्नमेंट तय कर ली है। उसकी मेन वजह भट्टी साहब हो नहीं सकती। उसकी मेन वजह ये है भट्टी साहब, फिर पेट्रोल में भी बढ़ा लीजिएगा। वो एक ही भट्टी साहब रास्ता है कि आप जो गवर्नमेंट को कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट पेट्रोलियम लेवी हमसे ले रही है उसमें कमी करे। इस वक्त पेट्रोलियम लेवी जो है बहुत ज़्यादा है, यानी आप 80% यानी 80 रुपये उसमें पेट्रोल में ले रहे हैं, 80 रुपये डीज़ल पे आपने लिए हुआ है, कार्बन लेवी है, फिर कस्टम ड्यूटी है 15 रुपये की। अगर आप इसको रिड्यूस कर दें फर्दा, ये क्राइसिस का पीरियड है, इसमें रिड्यूस कर दें 25 रुपये से 40 रुपये तक, तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस आएगा, क्योंकि कीमतें जो हैं अपवर्ड जा रही हैं हर रोज़। ठीक है ना। तो एक तो ये बात है। अब बात आती है कि ये जो पेट्रोलियम डीलर्स वाले हैं, इनके जो एतराज़ात हैं वो क्यों हैं। उनका कहना यह है कि एक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी होशियारी दिखाई है, और उन्हें पता था कि ये जो है ना क्राइसिस अब ऐसा आया कि अगर हम इसको वीकली बेसिस पे करते हैं तो जंप जो है ना 50-50 रुपये का आएगा, 40-40 रुपये का इंक्रीज़ आएगा, तो फिर तो हम भी मारे जाएंगे। तो फिर इन्होंने इस चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए इन्होंने कहा डेली बेसिस पे करें जी इसको, ताकि हम बीच में से निकलें, और आगरा को सारा जो है ना राइट्स दे दें, उन्हें इख्तियार दे दें कि वो रोज़ की रोज़ बेसिस पे करें, और हम कहें जी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो पेट्रोल जो लेना देना तो है, हमारा लेना देना तो है, क्योंकि लेवीज तो ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखें भट्टी साहब 1.8 ट्रिलियन, तो ये इन्होंने पूरा करना है। तो अब ये चाहिए कि जो ये क्राइसिस का जो टाइम है इसमें ये इन्हें कुर्बानी देनी चाहिए। अगर कोई पाज आता है, कोई टॉक्स शुरू होती हैं, कोई 10 दिन का पाज आता है, तो उसमें फिर पेट्रोलियम लेवी थोड़ी सी बढ़ा लें। लेकिन इस वक्त लोगों को जो है ना वो हर रोज़ आप इंक्रीज़ किए जा रहे हैं। 2 के इंक्रीमेंटल है, लेकिन लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी तो देखें। जिस मुल्क में ग्रोथ जो है कभी -4% से लेकर आपकी ग्रोथ जो है 2.5% या 3% हो, तो उसका मतलब ये है कि लोगों की जो है ना परचेजिंग पावर जो है उसमें कोई इजाफा नहीं है। तो जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो और सारा रिलायंस जो है वो आपकी रेमिटेंसेस पे हो, वो जो लोग बाहर हैं हमारे, वो 4 पैसे भेज देते हैं तो लोग यहाँ से सुकून का सांस लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है वो थोड़ा बहुत खर्च कर लेते हैं, तो इनके पास परचेजिंग पावर भी नहीं है। अब करना गवर्नमेंट को ये चाहिए भट्टी साहब के राशनिंग करें। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अब
वर्क फ्रॉम होम करें। गवर्नमेंट को ये चाहिए ताकि लोगों जो है ना, आपको जो ट्रैफिक की डेंसिटी नज़र आती है उसमें कमी आ जाए, लोग ना घरों से इतना ज़्यादा निकलें। फिर यह है कि मार्केटें जो हैं अब LNG की बेसिस पे या फ्यूल की बेसिस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो कॉस्टली है, तो उस कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी को इतना ज़्यादा जनरेट ना करें। उससे बचने के लिए आप मार्केट्स को 8 बजे या 10 बजे या 9 बजे आप बंद कर दें, बिल्कुल क्लोज़ कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। फिर जो डोमेस्टिक घरेलू सार्फिन है उनकी लोड शेडिंग नहीं होगी क्योंकि वो बंद होगी। फिर ये है कि आपको अवेलेबल होगी इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम फॉर मेडिकल सेंटर्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। तो वहाँ पे या फिर जो आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है तो वहाँ पे होगी। लेकिन भट्टी साहब, उनका एक और भी कहना यह है कि आपने ये फार्मूला तो अप्लाई कर लिया है, लेकिन OMCs जिनके पास तरसील होती है और पूरा उनके पास होल्ड होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, उन्होंने स्क्वीज़ करनी शुरू कर दी है सप्लाईज पेट्रोल पंप्स को, ठीक है ना, इन्वेंट्री गेन्स के लिए, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वो उन्हें पता होता है कि अब हर रोज़ कीमतें बढ़नी है, ठीक है ना, तो वो उसके मुताबिक एलोकेशन की बेसिस पे अब वो जो है ना पेट्रोल पंप्स को प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि OMCs उनको ऑफ़र किया करते थे, इंसेंटिव्स भी ऑफ़र किया करते थे, हमारा प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जब से सस्ती हो रही होती थी तो बहुत सारे इंसेंटिव्स देकर पेट्रोल पंप्स को कहा करते थे कि ये जी हमारा प्रोडक्ट लें हैं तो इसे बेचें आप। लेकिन अब वो स्क्वीज़ कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हर रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, तो उनको इन्वेंट्री गेन्स आएंगे। एक बात। फिर वो ये कहते हैं कि हम पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि हम होर्डिंग वगैरह शायद करनी है हमने, तो इसलिए हम 15 दिन के लिए कह रहे हैं कि या वीकली बेसिस पे कहते हैं। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा होर्डिंग भी तो आप करते थे ना, बड़ा मज़ा आता था आपको, और लोगों की लाइनें लगी होती थी जब लोग एंटिसिपेट कर रहे होते थे जी कि कीमतें सुबह बढ़ जानी है। तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मिसाल दी कि अमेरिका में ऐसा होता है कि जो स्टोरेजेस बने होते हैं पेट्रोल पंप के अंदर जहाँ से वो तेल निकाल रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के, वो भी OMCs के होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक इंसेंटिव होता है कि वो जितना बेचेंगे उस पर कमीशन होती है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो कह रहे थे इस किस्म की रिफॉर्म्स लेके आते पहले यहाँ पे। और दूसरा वो ये कह रहे थे डिजिटाइज करते सारे, यानी कि पोर्ट से लेकर और रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंप तक तमाम OMCs की जो तरसील थी उसको डिजिटाइज करते हैं, तो फिर ये फ़ायदा होना था लोगों को सही मानों में। तो वो कहते हैं कि ये और फिर मार्जिनस के इश्यूज़ हैं, ये उन्होंने नहीं, डीलर्स कमीशन का इशू है, ये उनको पहले चाहिए था कि ये पहले ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते तो फिर इसका नफाज करते। उनका ये कहना था। बिल्कुल जी हाँ। तो क्रिटिकल सिचुएशन है, मसला वही है कि इस मामले पर मुशावरत नहीं हुई, जिसकी वजह से अब उसकी जो लूप होल्स थे वो सामने आ रहे हैं। उसके अंदर कुछ बेहतरी के इम्कानात भी हैं और कुछ उसकी वो साइड है जिसके नतीजे में मसाइल भी हैं। तो अगर इस पर मुशावरत की जाती, इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने से पहले रेगुलेटर के साथ मुशावरत नहीं हुई, रिटेलर्स के साथ मुशावरत नहीं हुई, पंप ऑनर्स एसोसिएशन पे मुशावरत नहीं हुई, OMCs के साथ बहुत लिमिटेड लेवल पे इंटरेक्शन हुआ है। तो अगर ये होता तो शायद ये चीज़ें बेहतर अंदाज में चल रही थी। लेकिन देखते हैं कि कब तक हुकूमत जो लेवी के ऊपर अपना सख्त कंट्रोल रखती है, जो कि इस एक हफ़्ते के दौरान जितनी कीमतों में इजाफा हो चुका है, अगले हफ्ता काफ़ी क्रिटिकल होगा, चूँकि रिफाइंड प्रोडक्ट की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। पर सब एक और बात है जी, पूरी दुनिया में होती है ये है कि जो डेवलप्ड इकानमीज़ है ना, उनके अपने पेट्रोलियम स्ट्रेटजिक रिजर्व्स होते हैं। हम अमेरिका की मिसाल देते हैं ना, तो अमेरिका जब उन्हें पता है कि हर रोज़ WTI बढ़ रहा है तो वो फिर क्या करते हैं, अपने जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स होते हैं उसमें से वो प्रोडक्ट्स निकालते हैं और मार्केट में लेके आते हैं, जिससे वो स्टेबलाइज होती है। हमारी तो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स भी नहीं है, हमारे पास जो भी है OMCs का स्टॉक है, हमारा हुकूमत का अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व्स नहीं है। गो के इन्होंने काम शुरू किया था, लेकिन उसके बाद फिर जो है ना, लगता है कि इन्होंने उस पर खामोशी इख्तियार कर ली है। स्ट्रेटजिक रिजर्व्स के हवाले से ना एक पहली मरतबा बहुत सीरियस नेचर का काम हो रहा है और एक प्लान तकरीबन तैयार होने के करीब है। आने वाले दिनों में हम चाहें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसकी हम कुछ डिटेल हासिल करें और अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। लेकिन ये अलमिया है कि आज के दिन तक हमारे पास स्ट्रेटजिक रिजर्व्स नहीं है। अब नया हुरमज़ बंद हुई, बाबुल मंदब की सूरत हाल भी कशीदा हो चुकी है और यम्बो से
आने वाले खाम तेल के बहरी जहाज़ जी हाँ, हूसियों ने, जिनको कहा जाता है कि उनको ईरान की सपोर्ट हासिल है, उन्होंने कहा जी कि इस पॉइंट से ये जहाज़ नहीं गुजरेंगे। ऐसे ही हुआ। और उसमें मैंने जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ बताया था कि पाकिस्तान के भी 2 कार्गोज़ जो ऑयल लोड करके आ रहे थे उनको वापस जाना पड़ा, और एक और बहरी जहाज़ जो कि खाम तेल लेने जा रहा था रेड सी से उसको जाने जाना नहीं था, जम्बो पे नहीं जाने दिया गया। और बाकी भी सऊदी ऑयल टैंकर्स वहाँ से आए, उन 2 उनके ऊपर अटैक हुआ, तो उसके बाद सऊदी अरब ने भी अपने दीगर ऑयल टैंकर्स को वहाँ नहीं मूव किया। अब वो दूसरे रास्ते से लंबा रास्ता है वो। सुइस कनाल उधर से होते हुए वो अपना उन्होंने जो जितने कार्गो जा रहे हैं उधर से जा रहे हैं। तो अमली तौर पे अब बाब अल मंदब भी बंद है। बंद। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे, और सब लोग बातें करें, जब अपना उर्मस बंद है और उसके साथ बाब अल मंदब की भी नाकाबंदी हो चुकी है, और 2 कार्गोज ने वहाँ से गुजरने की कोशिश की, उनके ऊपर मिसाइल फायर कर दी। ऐसे ही हुआ। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से 2 खाम तेल के जहाज़ रेड सी से ट्रैवल करके बाब अल मंदब से गुजर रहे हैं, या और वो इसी जंबो पोर्ट से आए हैं, और सऊदी खाम तेल लेकर ही वो अगली अपनी नेक्स्ट अपनी उस पर जो उनकी डेस्टिनेशन है, जो उनकी होस्ट कंट्री, वहाँ जा रहे हैं। तो हमने भी जानने की कोशिश की कि ये कैसे मुमकिन हुआ है। तो पता चला कि ये चाइना के 2 ऑयल टैंकर हैं जो कि इस वक्त बाब अल मंदब को तकरीबन क्रॉस कर चुके होंगे, जिसके अंदर इसका इनको कॉस्को शिपिंग ऑपरेटर, ये चाइनीज़ कंपनी है जो जो ऑपरेट करती है इन टैंकर्स को, और जिसमें एक शिन लॉन्ग यांग है और दूसरे का नाम कॉस्न्यू लेक है। तो ये 2 जो ऑयल टैंकर हैं, इनको मतलब डिजिटली भी आप ट्रैक कर सकते हैं, ये गुजरे हैं। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया चाइना ने कि जहाँ पे अमेरिका मौजूद है, ईरान की अपनी टैटर्स मौजूद है, और सऊदी ऑयल टैंकर्स को उन्होंने गुजरने की इजाज़त नहीं दी, उन पर मिसाइल फायर कर दिए। पाकिस्तान जो इस सारे मामले के अंदर अपना लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उनको भी अपने पाकिस्तान के अटैक्स नहीं हुए, पाकिस्तान फ्लैग वाले ऑयल टैंकर्स पे, लेकिन वो उनको हमने जम्बो पोर्ट पर वापस भेज दिया। लेकिन चाइना बड़ा स्मूथली वहाँ से अपने ऑयल टैंकर गुजारने में कामयाब हो रहा है। तो पता चला 2-3 वजूहात हैं। एक तो जहाँ बाब अल मंदब को पॉइंट है, उसकी दूसरी तरफ जो है वो जो जिबूती है जो पॉइंट है, वहाँ पर उनकी चाइनीज़ की एक तो अपनी उनकी बेस है, और वहाँ खुद भी बैठे तमाम सामान से लेस होके। एक तो उसी को ये भी पैगाम गया। दूसरा, जो चाइना ईरान के साथ तवील अरसे से अपनी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बरकरार रखा है खामोशी के साथ, उसने वहाँ से डेफिनेटली हौसियों को कन्वे कराया होगा कि चाइना का जो खाम तेल है वो यहाँ से गुजरेगा। ये सेकंड आपका आर्गूमेंट है ना बट साहब, इसको मैं बाय करता हूँ। बिल्कुल ठीक। उसकी मेन वजह ये है कि चाइना ने जितनी हेल्प की है, और उसके अलावा वो इस जंग के शुरू होने से पहले 400 अरब डॉलर की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था आयरन गैस सेक्टर के को डेवलप करने के लिए, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डेवलप करने के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि चाइना की जो रिदम बना हुआ है ईरान के साथ, और जो हर गुजरते दिन के साथ बना हुआ है, ईरान के जो मिसाइल कामयाब तरीके से अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, प्रिसीजन के साथ जो अटैक हो रहा है, उनका रोल है। बिल्कुल उसका भी है, रशिया का भी है। तो अगर रशिया भी वहाँ से लेके जा रहा होता तो उसको हौसियों ने गुजरने देना था, रशिया को भी और चाइना को भी गुजरने देना था, क्योंकि चाइना जो है ये रशिया का पार्टनर है, ठीक है ना। और पार्टनर इन क्राइम नहीं कहूँगा, मैं आपको कह सकता हूँ पार्टनर इन सेफ गार्डिंग ईच अदर इंटरेस्ट्स। तो वो कर रहा है, तो इसलिए उसको जाने दिया गया है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है भट्टी साहब, उसकी ये डिप्लोमेटिक जो उसकी स्ट्रेटजी कली जो उसने सारे जो एफर्ट्स करता है डिप्लोमेटिकली खामोशी के साथ उसको हेल्प आउट भी करता है। और यूएसए जो है ना ऑल द टाइम उस पर उंगलियां भी उठाता है कि तुम उस पर उसको हेल्प आउट कर रहा है, तो वो कहता है मैं तो नहीं कर रहा हेल्प आउट, लेकिन वो कर रहा है। तो ये देखें ना आप, ये डिप्लोमेटिकली वो बहुत आगे है और उसका वो इस कॉन्टेक्स्ट में और डेवलपमेंट सुनना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पूरा खिता जो ऑयल का दुनिया की ऑयल का एक्सपोर्ट करता है वो चोक हुआ है। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बिल्कुल सही। और इस हालात के जिसने चोक किया है उसके अंदर अमेरिका का रोल है, अमेरिका का रोल, ठीक है जी। अच्छा, और अमेरिका बता रहा है हमारे इतने $1 मिलियन का एक मिसाइल है, इतने $1 बिलियन हमारा खर्च हो चुका है, और अपरेंटली यही लोग देख रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है। और हमने बताया था कि इस तरफ दुनिया के जो 25-30% एनर्जी की एक्सपोर्ट थी उनको चोक करके
अमेरिका ने अपना काम सीधा किया हुआ है। हाँ, उसकी और एक्सपोर्ट बढ़ गई है, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। अब पता चला है एनर्जी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई है। एनर्जी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। अब उसका एक डाटा सामने आया है जिसके मुताबिक पहली मरतबा अमेरिकी रिफाइनरीज इन क्रिटिकल हालात में, सही, जब वो जंग में मसरूफ है, उनकी जो औसत शरह है उनकी रिफाइनरी की इस्तेमाल होने की, वो 96.2% गुज़श्ता साल थी इसी टाइम पीरियड में। अब वो बढ़कर 94.7% हो गई है। इसका मतलब इसके है साथ कि सिर्फ उनका यही माल नहीं, बिक रहा है। इसके सिर्फ यही नहीं, कुछ रिफाइनरीज का आगे सुनने 100% चल रही है, 100% उनकी आई है। अच्छा, मिड वेस्ट और रॉकी माउंटेन के इलाकों में जो 2 रिफाइनरी हैं, पैड 4 और पैड 2, इन रिफाइनरीज के इस्तेमाल 100% बढ़ चुका है, ठीक है, और धड़ाधड़ तेल अपना बेच रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक जो वैसे वो इस वक्त दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बना हुआ है, वेनेजुएला का तेल को भी मतलब बेच के पैसे पता नहीं कहाँ गए हैं, वो क्वेश्चन हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो अपनी उसने प्रोडक्ट शो किए हैं, जो उनकी सेल, वो भी 35 से 40 अरब डॉलर का इजाफी उसने माल बेचा अपने उस सेट की। अच्छा, एक तरफ तो ये सिनेरियो है, इस चीज़ को मतलब है कि कैसे एक तरफ तनाज़ा पैदा करके दूसरी तरफ आप मौशी फ़ायदे ले रहे हैं। और उसके साथ अगर यहाँ पे मैंने अमेरिकन रिफाइनरी का एग्जांपल दी जहाँ पे हालात बिल्कुल नॉर्मल है, सही, क्रूड ऑयल की उनके पास बहुतात है, उनकी मैंने आपको बताई को 94 पॉइंट समथिंग उसने उस परसेंटेज भी चली है। लेकिन आपकी भी एक रिफाइनरी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल। और आप मेरे ख्याल में पार्को की बात कर रहे हैं। मैं पार्को की बात कर रहा हूँ। उन हालात में जब आपको क्रूड ऑयल, आपके कार्गोज अभी भी बंद हो रहे हैं, हालात पहले पे नया हुर्मस बंद हुई, उसके बावजूद पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं हुई, तो पार्को ने लीड रोल प्ले किया बेशक क्रूड ऑयल इस्तेमाल हासिल करने में। उसके बाद रिफाइनरी को अवेलेबिलिटी फैक्टर उसको अवेलेबल रखना, बिल्कुल, उसके अंदर कोई फॉल्ट ना आए, उसकी मेंटेनेंस, वहाँ बिजली के समटाइम मसाइल भी आते हैं। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद कि आपने क्रूड ऑयल भी अरेंज करना है और किसी टेक्निकल फॉल्ट में भी नहीं जाना। कंपनियां कुछ अरसे में डीजल नहीं उठा रही होती थी जब प्राइसिंग फार्मूला डिफरेंट था, या पेट्रोल नहीं उठा रही, स्टोरेज आपकी हो रही है, उसको भी मैनेज करना। उस करने के बावजूद पार्को रिफाइनरी ने 93% से ज़्यादा जो उसका जो ऑपरेशन था, उसके जो इस्तेमाल होने की और शरत उससे ज़्यादा को अचीव किया। रनिंग कैपेसिटी उनकी 93% रही है जो ओवरऑल एवरेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द मंथ्स वो की 100% रही है। 100% भी नहीं, मैं पूरी एवरेज पिछले लास्ट फिस्कल ईयर की एवरेज की बात कर रहा हूं। जी। इसको आलमी सतह पर रिकॉग्नाइज किया गया, माशाल्लाह, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो फॉरेन पार्टनर्स हैं, अच्छा, वो पार्को की रिफाइनरी से, वो रिफाइनरी की परफॉर्मेंस से इस कदर खुश हुए हैं। और वो आपको पता है कि OMV जिसका दुनिया के अंदर कितना बड़ा रिफाइनरीज का डिफरेंट रीजन्स के अंदर उनका उनके फुटप्रिंट्स है, जितना बड़ा वो ग्रुप है ना, और वो नॉर्मल हालात में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। सही। पार्को रिफाइनरी ने उन तमाम उस प्रोजेक्ट की जितनी रिफाइनरीज हैं ग्रुप की, सबको बीट किए जबरदस्त अपनी ऑपरेशन में, और आगे सुनिए अपने प्रॉफिटेबिलिटी में भी। हाँ, मुझे ये पता चला है अगरचे के अभी उन्होंने प्रॉफिट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन नेशनल एक्सचेकर को बड़ा बिलियंस ऑफ रुपीस दिए हैं। उसमें जो अभी हमने FPR से कुछ डाटा हासिल किया है, उसके मुताबिक तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए का टैक्स मुल्क की तारीख में पहली मरतबा, यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में उन्होंने 70 से 80 अरब रुपया कौमी खजाने में जमा करा। अच्छा, ह्यूज अमाउंट है जी। और जो प्रॉफिट है, जब वो शायद कुछ दिनों बाद उसको जब अनाउंस हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी शायद पार्को की हिस्ट्री का एक नया रिकॉर्ड होगा। जबरदस्त। अच्छा देखिए, एक जगह तरफ था चले प्राइसेस बढ़ी, उसका एक एडवांटेज मिला अपनी जगह पर, लेकिन जब आपके पास उसको चलाने की कैपेसिटी ना हो, आप कम कैपेसिटी भी चल रहे हो, आपको फॉल्ट्स आ रहे हो, आपके प्रोडक्ट को उठाने ना उठा रहे हो, आप मैनेज ना कर पा रहे हो, और अनसर्टेनिटी का लेवल बहुत ज़्यादा हो, उन हालात के अंदर इन तमाम फैक्टर्स को अचीव करना बहुत बड़ी बात है, जिसकी आलमी सतह के ऊपर पजीराई हुई। बिल्कुल बड़ी साहब, मैं समझ जो है ना पार्को की लीडरशिप हो जाता है। बिल्कुल। और जो उनके MD हैं इर्तिज़ा कुरैशी साहब, मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करते हैं कि ये जो पार्को को एक तो उन्होंने टर्न अराउंड बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया, और फिर उन्होंने इंश्योर किया कि ऑल द टाइम ये 100% कैपेसिटी पे रन करे। ये बड़ी बात थी। लेकिन ज़ाहिर है कुछ महीने ऐसे आए हैं टर्बुलेंस के, जिसमें थोड़ी सी कमी आई है, और ओवरऑल जो रही है उनकी 94% रनिंग कैपेसिटी जो है रिफाइनरी की रही है। तो ये बहुत बड़ी है। जो आप बात कर रहे थे ना भट्ट साहब अमेरिका की, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, उन्होंने अनसर्टेनिटी जो है वो
मिडल ईस्ट में कायम कर दी है। और अब जो भी नया जो गाहक आएगा या नया कोई मुल्क आएगा, इवन चाइना जैसा मुल्क जो कि कतर से एलएनजी ले रहा था, वो देख रहा है कि मैं कहीं और से अब एलएनजी लूँ, तो ये सोच तो आती है। तो ज़ाहिर है कि ये कामयाबी है यूएसए की इस हवाले से। लेकिन भट्टी साहब, यूएसए का ख़र्चे भी आ रहे हैं। अभी उनके 37.5 अरब डॉलर का उन्हें नुकसान हो चुका है। उनके अखराजात आए हैं, सिर्फ जो ऑपरेशनल जो अखराजात आए हैं, जो उनके नुकसानात हुए हैं, जिसमें उनको डैमेजेस हुए हैं, उनके बहरी बेड़ों को जो डैमेजेस हुए हैं, उनके जो हैंगर्स को डैमेजेस हुए हैं, फ्लीट्स को जो डैमेजेस हो रहे हैं, और जो उनके जहाज़ गिरे हैं, वो उससे अलग वो नुकसान है। लेकिन ये था कि वो पीट जो उनका है वज़ीर जंग, वो कह रहा था कि जी हमें जो है ना तकरीबन $87 बिलियन कि हमें जो है ना बजट अप्रूव किया जाए ये लड़ाई को जारी रखने के लिए। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन बहरहाल कास्ट तो वो भी पे कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, कास्ट तो वो भी पे कर रहे हैं। और मैं सोच रहा था कि जब मुझे ये डाटा मिला एफपीआर से कि एफपीआर को रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है पार्को से, तो मैं सोच रहा था यार शायद ये चेयरमैन एफपीआर राशिद लंगड़ियाल साहब की करामत है कि वो खुद पार्को के बोर्ड में बैठे हैं। पार्को ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और वो भी कहते हैं कि शुक्र है टैक्स शॉर्टफॉल बड़ा वध रहा सी, शुक्र है जिस कंपनी बोर्ड में मैं बैठा वो तो इतना ज़्यादा मैंने टैक्स मिले थे, पार्क एफपीआर का भी जो है ना वो बल्ले बल्ले हो गया। लेकिन उनकी जो डिपेंडेंस है ना बट सब पेट्रोलियम लेवी पे, उसको रिड्यूस करना जी। सर देखें वो करने फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो ठीक है, लेकिन रास्ता जो है ना एफबीआर ही दिखाता है। सर देखिए फिनांस देखिए एफपीआर नहीं दिखा सकता। टारगेट्स कौन सेट करें? फिनांस मिनिस्टर की उसकी होली सोली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिनांस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज आपकी, और इनपुट आपका ज़रूर आ सकता है। और आप ये सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर आईएमएफ के साथ अपने टारगेट सेट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर अपने सेट करिए, उसके मुताबिक उन्होंने एफपीआर से कह रही जनाब ये टारगेट कलेक्ट करने आपने। उन्होंने तो कलेक्शन एक कहते हैं ना कि एक कलेक्शन एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का फैसला उसको देखना चाहिए। लेकिन एफबीआर को कलेक्शन तगड़ी हुई है जी जनाब पार्को से। सही। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, हम इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।